दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का पहला ही पाठ पढ़ते हैं और पहला पाठ का नाम है स्वर्णिम भारत, यानी प्रारंभ से लेकर के 1206 तक है और ये पहला पाठ है, 5 नंबर का है बोर्ड क्लास में। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल। महाजनपद काल की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई थी और महाजनपद काल का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और उसमें महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। अब ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, जैसे काशी जनपद की राजधानी है वाराणसी, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिवर्ज, अस्मक की राजधानी है पोतने, वजी की राजधानी है विदे, मल की राजधानी है कुंसीनरा, चेदी की राजधानी शक्तिमती, वश की राजधानी कौशाम्बी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कौशल की राजधानी श्रावती, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक है। ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य आते हैं, एक तो राजतंत्रात्मक राज्य और एक गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मतलब होता है पीढ़ी दर शासन करते आते हैं, वंशानुगत शासन होता था, बाप मरता था बेटा कर लेता था, बेटा मरने के बाद उसका बेटा शासन करते आते थे। और दूसरा था गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक मतलब है जो राजा होता था उनका निर्वाचन या चुनाव किया जाता, राजा का निर्वाचन के आधार पर राजा को चुनते थे। तो 4 जनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे। कौन कौन से? मगध, कौशल, अवंती और वश। इन 4 जनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थे। और महाजनपद काल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कपिल वस्तु के संख्य थे, केशपूत के कलाम थे, सुषुमार गिरी के बाग थे, कुंसीनरा के मल थे, पावा के मल थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदे थे, पीपली वन के मौर्य थे, अल्पकप के बुली थे। यानी इन राज्यों में क्या थे? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थे। राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के 4 जनपद प्रमुख रूप से हैं। एक तो है जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सिवी। ये चारों जनपद राजस्थान में। पहला है जांगल। बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र है वो जांगल जनपद में आते थे, जांगल क्षेत्र में आते थे। महाभारत काल में जांगल क्षेत्र को जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं और जांगल देश को कुरु जांगला या माद्रे जांगला के नाम से भी जानते हैं। और इस जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर या नागौर थे। अहिच्छत्रपुर का वर्तमान में नाम नागौर या नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर है। बीकानेर के राजा थे जो जांगल देश के राजा होते थे और बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह के नाम से पुकारते थे और बीकानेर के शासक होते हैं अपने राज चिन्ह पर जे जांगलधर बादशाह नाम लिखाते थे। दूसरा है मत्स्य। मत्स्य जो जनपद है अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, मत्स्य जनपद में आता है और इनकी राजधानी विराटनगर है जिसको वर्तमान में बेराट कहा जाता है। एक सेहाज नाम का राजा हुआ था जो चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। तीसरा जनपद है सूरसेन। सूरसेन को सूरसेनोई भी कहा जाता है, यानी ब्रज क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र था वहाँ सूरसेन जनपद था। ब्रज क्षेत्र में भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले आते हैं। इन क्षेत्रों पर सूरसेन जनपद था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा को मेतोरा भी कहा जाता है। यदुवंश के राजा या यादव वंश के राजा होते थे वो सूरसेन जनपद पर शासन करते थे। वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे, उनका इसी सूरसेन जनपद से संबंध था या मथुरा से संबंध था।
चौथा जनपद है सीवी। सीवी जनपद की राजधानी थी शिवपुर और शिवपुर की पहचान हम पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से करते हैं। और सीवी जाति राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती थी और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में सीवी जनजाति निवास करती थी, जिनकी राजधानी चित्तौड़ के पास नगरी थी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महाजनपद काल पढ़ लिए। अब आगे हैं शुंग वंश से। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा था एक वरेदत्त। उस वरेदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया गया था, देख लेना पिछली क्लास में इसी चैनल पे। आगे हैं पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिनके राज पुरोहित पंतजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार क्या किए थे? अश्वमेध यज्ञ। इनके बाद में पुष्यमित्र शुंग के बाद में अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, शूद्रा के, भागवत, देवभूति आदि राजा बनते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा बनता है देवभूति और इस देवभूति की हत्या की थी 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने। और वासुदेव ने इस देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर दी गई थे। अगला वंश है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश का दूसरा नाम है आंध्र वंश और सातवाहन वंश कृष्णा और गोदावरी नदी घाटियों के बीच में फैला हुआ था। और इस वंश में राजा आता है सातकर्णी प्रथम है। इस सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। प्रतिष्ठान का नाम है पेटन। इस सातकर्णी के बाद में अगला सातवाहन वंश में 23वां राजा आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों के शासक नहेपान का वध किया था और शक शासक था रुद्रदामा ने उसकी पुत्री से विवाह किया था। इनके बाद में सातवाहन वंश का 27वां राजा आता है यज्ञश्री सात और यज्ञश्री को सातकर्णी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इस यज्ञश्री ने कई मुद्राएं जारी की थी और कई मुद्राओं पर जलपोत नाम लिखवाए थे। सातवाहन वंश थे, हिंदू धर्म को मानते थे और सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरुआत की थी। सातवाहन वंश ने के कई राजाओं ने चैत्यों का निर्माण किया था, जिसमें प्रमुख चैत्य है कार्ले का चैत्य। इनके बाद में आता है गुप्त काल। पिछली क्लास में पढ़ लिया गुप्त काल इसी चैनल पर। आगे हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश के 3 राजा हुए थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी और इसके बाद में राजा बनता है राज्यवर्धन और राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं 606 में शशांक ने। बंगाल में गौड़ वंश का राजा था शशांक, उसने 606 में इस राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन की हत्या के बाद राज्यवर्धन का भाई हर्षवर्धन राजा बनता है और हर्षवर्धन राजा बनने के बाद हर्षवर्धन के 2 समस्या आती है। एक तो अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना था, दूसरी अपनी बहन राजश्री को ढूंढना था। ये 2 प्रमुख समस्याएं थे। हर्ष ने सर्वाधिक समय तक इन 40 वर्ष तक शासन किया था और हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आया था। हर्ष बौद्ध धर्म को मानता था। हर्ष बौद्ध धर्म को मानने के कारण हर्ष ने कनौज में और प्रयाग में बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था और कनौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाए थे।
और इनके बाद में हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को भी ढूंढ लिया गया था। हर्ष की प्रमुख रचनाओं के नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 हर्ष की प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बाद में आता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने 750 में बंगाल में की गई थे। पाल वंश के जो बौद्ध धर्म को मानते थे। इनके बाद में गोपाल के बाद में आगे शासक आता है धर्मपाल है। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल है और इस धर्मपाल ने त्रिकोणात्मक युद्ध का सामना किया था। त्रिकोणात्मक युद्ध, एक तरफ पाल वंश थे, एक तरफ गुर्जर प्रत्यार वंश थे और एक तरफ थे राष्ट्रकूट वंश। इनके तीनों के बीच में काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ था। इनके बाद में गोविंद तृतीय से धर्मपाल पराजित हो जाता है। इनके बाद में अगला शासक आता है देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया था। इनके बाद में आगे राजा आता है महिपाल। महिपाल ने राष्ट्रकूट शासक कर्षण द्वितीय और इंद्र तृतीय से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। यानी महिपाल 2 राष्ट्रकूटों के राजाओं से पराजित हो जाता है। एक तो कर्षण द्वितीय और इंद्र तृतीय 2 से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अगला आता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में की थी दंती दुर्ग ने। इस दंती दुर्ग ने वातापी के जो शासक थे अंतिम राजा कीर्ति वर्मा द्वितीय को हरा करके इसे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश में कुल 14 शासक हुए थे। एक शासक का नाम आता है कृष्ण प्रथम जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार सवाल पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इनके बाद में आगे राजा आता है राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव ने गुर्जर प्रत्यार वंश का एक शासक था वत्सराज को पराजित किया था। गुर्जर प्रत्यार वंश का राजा था, वत्सराज को हराया था। आगे राजा आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराता है। यानी गुर्जर प्रत्यार वंश का एक शक्तिशाली राजा आता है नागभट्ट द्वितीय, उसको हराता है गोविंद तृतीय ने। और एक पाल वंश के शासक आता है धर्मपाल, उनको क्या करता है, हराता है। यानी गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को पराजित किया था। आगे राष्ट्रकूट वंश में राजा आता है अबोधवरस। ये शांति प्रिय शासक था, 64 वर्षों तक शासन किया था और इसने अपनी राजधानी मान्य खेत को बनाया था। और कर्षण द्वितीय और इंद्र तृतीय को क्या था, पराजित किया था। अबोधवर्ष ने कर्षण द्वितीय और इंद्र तृतीय को पराजित किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का एक राजा आता है तेलेप। इस तेलेप ने एबोध वर्ष का क्या कर दिया था, हरा दिया था। एबोध वर्ष को हरा करके तेलेप ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी गए थे। इस अबोध वर्ष को हरा करके और इस अबोध वर्ष की राजधानी मान्य खेत पर अधिकार कर लिया गया था। ये राष्ट्रकूट वंश वैदिक धर्म को मानते थे। आगे राष्ट्रकूट वंश के बाद में आगे है गुर्जर प्रत्यार वंश। गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी 725 में। गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना गुजरात वाले क्षेत्र में की थी। गुजरात वाले क्षेत्र में करने के कारण ही इस वंश का नाम गुर्जर प्रत्यार पड़ा था। गुर्जर प्रत्यार वंश में अगला राजा आता है वत्सराज। वत्सराज पहला शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। गुर्जर प्रत्यार वंश का प्रथम शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की वह वत्सराज है। आगे राष्ट्रकूट वंश का शासक आता है ध्रुव। इस राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया गया था। इसके बाद में आगे राजा आता है नागभट्ट द्वितीय।
गुर्जर प्रत्यार वंश का शक्तिशाली शासक का नाम है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कनौज पर आक्रमण करके कनौज पर अधिकार कर लिया गया था। कनौज पर अधिकार करके कनौज को राजधानी बना ली गई थी और बाद में राष्ट्रकूट राजा आता है गोविंद तृतीय ने इस नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया गया था। राष्ट्रकूट वंश का राजा आता है गोविंद तृतीय से नागभट्ट द्वितीय पराजित हो जाता है। आगे आता है भोज प्रथम। भोज प्रथम को मीर भोज भी कहा जाता है। अरबी यात्री सुलेमान भारत यात्रा पर आया था, उस समय यहाँ का शासक कौन था? मिहिर भोज। सवाल आता है अरबी यात्री सुलेमान किसके समय भारत यात्रा पर आया था? मीर भोज या भोज प्रथम के समय भारत यात्रा पर आया था। इसके बाद में अगला राजा आता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल राजशेखर का शिष्य था, यानी महेंद्रपाल के गुरु का नाम राजशेखर था और इस राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक नाटक लिखा था। कर्पूर मंजरी नाटक किसने लिखा था? राजशेखर ने। राजशेखर किनके गुरु थे? महेंद्रपाल के। आगे शासक आता है महिपाल। राष्ट्रकूट वंश में एक राजा आता है इंद्र तृतीय से महिपाल पराजित हो जाता है। महिपाल के समय गुर्जर वंश का पतन होना शुरुआत हो जाता है। गुर्जर वंश का पतन महिपाल के समय होता है। आगे शासक आता है राज्यपाल। जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय कनौज का शासक राज्यपाल था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय कनौज का शासक कौन था? राज्यपाल था। अगला वंश है चोल वंश। चोल वंश का प्रथम शासक है उरहपे इलंजेत चेनी। ये चोल वंश का प्रथम शासक है। दक्षिणी भारत में चेर, चोल, पांड्य इन राजवंशों का शासन था। इनके बाद में अगला राजा आता है करिकाल। करिकाल ने पुआरपट्टनम या कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना की। पुआरपट्टनम या कावेरीपट्टनम। करिकाल ने पुआरपट्टनम या कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना की। ये नगर कावेरी नदी के किनारे है। चोलों की पहली राजधानी थी उरेयूर, तो इस करिकाल ने उरेयूर से अपनी राजधानी कावेरीपट्टनम या पुआरपट्टनम में कर दी गई थी। यानी राजधानी उरेयूर से कावेरीपट्टनम ले गया था या परिवर्तन कर देते। आगे चोल वंश का राजा आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित करता है। पल्लव नरेश का राजा का नाम है अपराजित। उस पल्लव नरेश के राजा अपराजित को हराता है। कौन हराता है? आदित्य प्रथम। यानी पल्लव नरेश के राजा अपराजित को पराजित करता है। अगला राजा आता है चोल वंश में परांतक प्रथम। इस परांतक प्रथम ने पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, यानी पांड्यों पर आक्रमण किया और पांड्य वंश पर आक्रमण करके पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, उस मदुरा पर अधिकार कर लिया। और इस परांतक प्रथम ने मधुरे कोंड की उपाधि धारण की। यह सवाल कई बार पूछा गया है। मधुरे कोंड की उपाधि किसने धारण की? मधुरे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? परांतक प्रथम ने। आगे राजा आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर या वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाल आता है चोल काल के प्रमुख मंदिर बताइए। तो एक तो है यानी राजराजेश्वर या वरदेश्वर मंदिर है। और राजराजेश्वर या वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। कहाँ पर करवाया था? तंजौर में। अगला राजा आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के सर्वाधिक
नौसेना शक्तिशाली प्रसिद्ध थी और इस राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगेकोट की उपाधि धारण की थी और गंगेकोटपुरम नामक नगर की स्थापना की। गंगेकोटपुरम नामक तालाब का निर्माण करवाया था। तो दो उपाधियां, एक तो है मदुरैकोंड की उपाधि, मदुरैकोंड की उपाधि धारण करने वाला है परांतक प्रथम है, और गंगेकोट की उपाधि धारण करने वाला कौन है? राजेंद्र प्रथम। दोनों ही बार बार उपाधियां पूछी जाती है। और राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोटपुरम में नगर की स्थापना की थी। गंगेकोटपुरम तालाब बनाया था, यानी एक ही नाम से गंगेकोटपुरम में। और राजेंद्र प्रथम की शक्तिशाली नौसेना प्रसिद्ध थी। आगे राजा था राजाधिराज। इस राजाधिराज ने एक कोपम का युद्ध लड़ा था। कोपम का युद्ध सोमेश्वर और राजाधिराज के मध्य होता है। कोपम का युद्ध सोमेश्वर और राजाधिराज के मध्य होता है, जिसमें कोपम के युद्ध में राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है। आगे मोस्ट सवाल, चोल प्रशासन को समझाइए, बताइए। चोल प्रशासन था वो 6 प्रांतों में बटे हुए थे। चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटे हुए थे और इन चोल वंश के लोग प्रांतों को बोलते थे मंडलम। प्रांतों को क्या बोलते थे? मंडलम में। और मंडलम का और विभाजन किया जाता है, उप विभाजन करते हैं तो उनको बोलते थे कोट्टम में। मंडलम का उप विभाजन करते थे, उनका नाम बोलते थे कोट्टम में। और कोट्टम का उप विभाजन करते थे जिसे बोलते थे नाडु। जिसे क्या बोलते थे? नाडु। यानी प्रांतों को तो बोलते थे मंडलम में, और प्रांतों को और छोटे छोटे टुकड़े करते थे उन्हें बोलते थे कोट्टम में। कोट्टम के और टुकड़े करते थे छोटे छोटे, उन्हें बोलते थे नाडु। चोल काल में एक प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति भगवान शिव की है और कांसे की बनी हुई है। आगे हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का शासन मद्रास है, अर्काट, त्रिचिकनापले और तंजौर, इन जिलों पर पल्लव वंश का शासन था। शिलालेखों में पल्लव वंश का पहला राजा का नाम मिलता है विष्णुगुप्त। शिलालेखों में पल्लव वंश का पहला राजा का नाम क्या प्राप्त होता है? विष्णुगुप्त। और आगे राजा आता है एक महेंद्र वर्मा। पल्लव वंश में आगे राजा आता है महेंद्र वर्मा। ये एक महान वास्तु निर्माता था, यानी पत्थरों को तराश करके मंदिरों का निर्माण करता था। महान वास्तु निर्माता किसने पत्थरों को तराश कर मंदिरों का निर्माण करवाया था? महेंद्र वर्मा। और इस महेंद्र वर्मा ने मत विलास प्रसन्न नामक नाटक लिखा था। महेंद्र वर्मा ने कौन सा नाटक लिखा था? मत विलास प्रसन्न नामक क्या लिखा था? नाटक की रचना की थी। और इस महेंद्र वर्मा ने महेंद्र तालाब खुदवाया था। कौन सा तालाब खुदवाया था? महेंद्र तालाब खुदवाया था। चालुक्य वंश का आगे राजा आता है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को पराजित कर दिया गया था। आगे राजा आता है फिर नरसिंह वर्मा। पल्लव वंश में आगे राजा आता है महेंद्र वर्मा के बाद नरसिंह वर्मा। इस नरसिंह वर्मा ने चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके अपना बदला ले लिया गया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने पहले महेंद्र वर्मा को हराया था, तो वापस इस पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराता है? नरसिंह वर्मा ने। यानी अपनी हार का नरसिंह वर्मा ने अपनी हार का बदला ले लिया है। नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। वातापी पर अधिकार किसने करता है? कौन करता है? नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा के बाद में अगला पल्लव वंश में शासक आता है परमेश्वर वर्मा।
परमेश्वर वर्मा चालुक्य वंश का एक राजा था विक्रमादित्य प्रथम में ने इसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य प्रथम ने परमेश्वर वर्मा को हरा करके कांची पर अधिकार कर लिया गया था। यानी विक्रमादित्य प्रथम ने परमेश्वर वर्मा को हरा करके और इस विक्रमादित्य प्रथम ने कांची पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लेता है। पल्लव वंश के सभी शासक थे वो विष्णु और शिव के उपासक थे। पल्लव वंश के राजा भगवान विष्णु और शिव के उपासक थे। पल्लव वंश के राजाओं ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की, महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। और महाबलीपुरम नगर में 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो सवाल आता है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का या रथों मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पल्लव शासकों ने करवाया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में एक राजा आता है पुलकेशिन प्रथम है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और इनके बाद में आता है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था पुलकेशिन द्वितीय। और चालुक्य वंश का सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार पुलकेशिन द्वितीय ने किया। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी से लेकर के कावेरी नदी तक साम्राज्य का विस्तार कर दिया गया था। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरेश के राजा महेंद्र वर्मा को पराजित किया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को पराजित किया। और आगे एक पल्लव वंश का राजा आता है नरसिंह वर्मा। उस नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया गया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को हराता है, महेंद्र वर्मा को हराता है। और पल्लव वंश का आगे राजा आता है नरसिंह वर्मा। उस नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया गया था। आगे चालुक्य वंश में राजा आता है विक्रमादित्य प्रथम है। विक्रमादित्य यानी पल्लव वंश में एक राजा था परमेश्वर वर्मा। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव वंश के राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित किया था। यानी विक्रमादित्य प्रथम ने किसको पराजित किया था, परमेश्वर वर्मा को पराजित करके कांची पर अधिकार कर लिया गया था। अगला राजा आता है विक्रमादित्य द्वितीय। यानी इस विक्रमादित्य द्वितीय को राष्ट्रकूटों ने हरा दिया था। यानी राष्ट्रकूटों ने विक्रमादित्य द्वितीय को पराजित कर कल्याणी पर अधिकार कर लेता है। यानी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने विक्रमादित्य द्वितीय को हरा करके कल्याणी पर अधिकार कर लेते हैं। इनके बाद में चालुक्य वंश का अग्र शासक आता है सत्याश्रय। इस सत्याश्रय को राजराज प्रथम ने पराजित कर दिया गया था। चोल वंश का एक राजा आता है राजराज प्रथम में। इस राजराज प्रथम ने सत्याश्रय को पराजित कर दिया गया था। अगला शासक आता है चालुक्य वंश में सोमेश्वर। सोमेश्वर ने एक कोपम का युद्ध किया था। ये कोपम का युद्ध सोमेश्वर और राजाधिराज के मध्य होता है। कोपम का युद्ध किन किन के मध्य होते हैं, सोमेश्वर और राजाधिराज के मध्य युद्ध होता है। और सोमेश्वर प्रथम ने राजाधिराज को हरा करके उस राजाधिराज का वध कर दिया था। यानी राजाधिराज का वध किसने किया था, सोमेश्वर ने किया था। और राजाधिराज की मृत्यु वहाँ युद्ध भूमि में ही क्या कर दिया था, वध कर दिया गया था। इनके बाद में चालुक्य वंश में अगला राजा आता है विक्रमादित्य षष्ठ। यानी विक्रमादित्य छठा, और उसको विक्रमांक नाम से भी पुकारते थे। विक्रमांक या विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में एक प्रसिद्ध दरबारी कवि रहता था विल्हण।
विलन किसके दरबार में रहते थे? विक्रमांक के दरबार में रहते थे। और इस विलन ने विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ की थी। विलन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? विक्रमांक देव चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। एक और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। तो ये तो था चालुक्य वंश। इनके बाद में अब आगे हैं बाह्य आक्रमणकारी। बाह्य आक्रमणकारी में शक, हूण और कुषाण, तीन प्रमुख बाह्य आक्रमण दिए गीता में। और इनमें से शक और कुषाणों को पिछले वीडियो में पढ़ लिए गए हैं। आगे हैं हूण, यानी इनको देखने तो पहले वाला वीडियो इसी चैनल पर देख लेना। आगे हूण। हूण मध्य एशिया की एक खतरनाक बर्बर जाति थे। यानी हूण कद में क्या होते हैं? छोटे होते हैं और तलवार यानी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए अच्छी तरह के योद्धा होते थे। तो हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिन्हें दैत्य भी कहा जाता था। हूणों को क्या कहते थे? दैत्य। क्या कहते? इनके बाद हूणों के आक्रमण का सर्वाधिक सामना स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त वंश में एक राजा आता है स्कंदगुप्त। उसके समय हूणों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया था। यानी हूणों के आक्रमण का सामना सर्वाधिक सामना स्कंदगुप्त ने किया था। हूण वंश में शक्तिशाली राजा था तोरमान। हूण वंश का एक शक्तिशाली शासक का क्या नाम था? तोरमान था। और इस तोरमान ने गुप्त भ्रष्ट कर दिया गया था। और तोरमान ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण करता है? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और तोरमान ने सियालकोट को राजधानी बनाई थी। यानी गुप्त वंश का पतन करता है। गुप्त वंश के पतन करने के बाद में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है और सियालकोट को राजधानी बनाता है। हूणों का विनाश यशोवर्मन और बालादित्य ने किया था। हूण मध्य एशिया की जाति थी। इनका विनाश भारतीय राजा एक यशोवर्मन और एक बालादित्य, यशोवर्मन और बालादित्य ने मिलकर के हूणों का विनाश किया था। हूण शैव मत को मानते थे और हूणों ने हर हर महादेव का नारा दिया था। धन्यवाद।